दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार गिर रहा है और आप देख सकते हो कि रोज नए लो बन रहे हैं। इतनी गिरावट हो चुकी है कि लोग इस स्टॉक से बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। क्यों ना हो, लिस्टिंग के बाद 188 के आसपास जो स्टॉक पहुंचा था उसके ऊपर से 100 रुपए उड़ चुके पूरे के पूरे। यानी किसी निवेशक ने अगर ऊपर के लेवल में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत है, लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। बजाज ग्रुप जैसा एक बड़ा ग्रुप है, सब कुछ ठीक है, तो फिर शेयर की प्राइस क्यों गिरी है? इसकी वजह को समझेंगे। और यहाँ पे इस गिरावट के बाद भी क्या कुछ बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर वो पैसा निकाल रहे हैं? तो अच्छे से समझने की कोशिश करें आखिर गेम चल क्या रहा है। वैसे तो बाजार में गिरावट का माहौल है, नो डाउट है, उसमें आप देख ही सकते हो अच्छे अच्छे स्टॉक जरा से हो गए। रेलवे के शेयर, शानदार शेयर, नवरत्न कंपनियां सारी के सारे नीचे। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि गिरावट का सिलसिला इन सारे शेयरों को नीचे ला रहा है। आगे में क्या संभावना है? ये स्टॉक क्या इस समय फेयर वैल्यू पे आ चुका है? क्योंकि आईपीओ के वक्त ही लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा महंगा आईपीओ लाया गया। क्या है वो हकीकत, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 87.25 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने के लिए स्टॉक को फ्राइडे में 0.37% की गिरावट थी। अभी गिरावट तो होनी थी क्योंकि बाजार में भी लगभग 950 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी और ये गिरावट का सिलसिला आगे भी शुरू रह सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप देख सकते हो, यूएस ने बहुत बड़ा यहाँ पे अटैक किया है और ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है यह एक तरह से एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है, जिसकी वजह से ये बाजार में दबाव की स्थिति बन सकती है और गिरावट आगे भी बढ़ सकती है। इससे काफ़ी सारा नुकसान लोगों को हो सकता है। फ्राइडे को आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक की जो शुरुआत है बिल्कुल फ्लैट हुई थी गुरुवार की क्लोजिंग के आसपास और उसके बाद इसमें हल्की सी तेजी देखने को मिली, पर वो तेजी रह नहीं पाई। गिरावट ऐसी जबरदस्त हुई बाजार की वजह से ये 86.71 पर आ गया, यानी अपने 52 वीक के लो के आसपास, जो 86.67 का इसने बना दिया है। अब ये 136 इसका 52 वीक का हाई है। वहां से आप देख ही सकते हो कि बहुत जबरदस्त गिर चुका है और ये आईपीओ के बाद 188 तक गया था। तो आप समझ सकते हो करीब हर शेयर के ऊपर 100 रुपए का लॉस हो रहा है इस समय निवेशकों को, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको सबको हर लेवल पे हर महीने लॉस ही लॉस हुआ है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई है, जबकि 1 मंथ की बात करें 1.48% की गिरावट हुई है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 17.1% के आसपास की गिरावट हुई है। 6 मंथ की बात करें तो 22.51% की आसपास की भारी गिरावट हुई है। पिछले 9 महीनों में 29.91%, लगभग 30% गिर चुका है। ओवरऑल आप देखें तो लगातार स्टॉक गिर रहा है और भारी नुकसान करा रहा है। अब इस गिरावट के बीच में जनवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। जनवरी महीने में इस गिरावट का पूरा फायदा म्यूचुअल फंड ने उठा लिया। 61 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है, यानी आप देख सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 61 नए म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री किए। 15 म्यूचुअल फंड वो थे जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ 15 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया, लेकिन सामने 61 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। यानी इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहे बड़े फंड हाउस, जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है वो भी देख लेते हैं। तो ये लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आदित्य बिरला एसएल लार्ज कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 51.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनकी होल्डिंग यहाँ पे 54.72% ट्रिम हुई है। उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें 48.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उनकी भी 57.60% की होल्डिंग कम हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स डायरेक्ट की, तो 30.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने यहाँ पे 1.11% की होल्डिंग बढ़ा दी है। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें 22.56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उनकी भी 1.17% की होल्डिंग बढ़ चुकी है। उसके बाद एचडीएफसी बैलेंस एडवाइजरी डायरेक्ट ने 17.0 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है, यानी अनचेंज रही है। इसके बाद अगर आप देखें तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 17.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में भी बदलाव नहीं हुआ है। फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड कैप डायरेक्ट ने 11.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग यहाँ पे 65.84% गिर चुकी है। उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है।
फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 8.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.41% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग यहाँ पे 1.43% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर एचएसबीसी फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट ने 7.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। तो ये बात क्लियर है कि जो होल्डिंग तो बढ़ी है म्यूचुअल फंड की, ये बात क्लियर है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एंट्री भी की है, लेकिन ज़्यादा उतना निवेश नहीं बढ़ा है। आप तो ये देख सकते हो कि कुछ फंड हाउस ने अपनी बड़े जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम भी किया, तो छोटे छोटे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो अभी क्लियरिटी नहीं है अभी बाजार को लेकर, इस वजह से बड़े फंड हाउस जो ज़्यादा इसमें अपनी पोजीशन नहीं बना रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें इसके रिजल्ट की, तो देखिए मार्च 2022 में रेवेन्यू 3,766 करोड़ के आसपास था। वो मार्च 23 में बढ़ के 5,664 करोड़ तक पहुंचा, और मार्च 24 आते ही सीधा 7,617 करोड़ तक पहुंचा, जबकि मार्च 2025 में सीधा 9,575 करोड़ तक पहुंच गया। ये लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बहुत तेजी से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 959 करोड़ का बताया था मार्च 2022 में, 23 में ये 1,700 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 24 में ये 2,161 करोड़ तक पहुंचा, जो मार्च 25 में 2,770 करोड़ तक पहुंचा। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार साल दर साल बढ़ा है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में 709 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 3 डिजिट में था, जो 2023 में 1,257 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 24 में ये सीधा 1,731 करोड़ तक पहुंच गया, और इस बार 2,162 करोड़ तक पहुंचा है। यानी 3 गुना बढ़ गया है प्रॉफिट भी। आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है, कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे इसकी पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस है, जिन्होंने यहाँ पे 2% की हिस्सेदारी अपनी बेची है, यानी 16.66 करोड़ के शेयर अपने बेच दिए प्रमोटर ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। ये देखिए 2 दिसंबर से लेके 28 फरवरी 2026 के बीच में। तो इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है सेबी का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो रिक्वायरमेंट है, 75% की अपर लिमिट है। अभी होल्डिंग 88% के आसपास है, तो इसको कम करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, और आने वाले समय ये होल्डिंग और ट्रिम हो सकती है। अभी कंपनी का मुख्य लक्ष्य देखें तो कंपनी अपनी जो पोजीशन है वो टॉप टियर हाउसिंग फाइनेंस में आगे बढ़ाना चाहती है, और अपना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको और मजबूत करना चाहती है। तो कंपनी लोन बुक को बढ़ाना चाहती है। प्लानिंग बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, समय साथ नहीं दे रहा है, ये बात क्लियर है। तो कंपनी एमएसएमई और सेगमेंट फोकस कर रही है इसमें ज़्यादा करके। आप देखें तो कंपनी एमएसएमई सेगमेंट के लिए इस समय स्पेशल कुछ बड़े यहाँ पे रोल देखने के अपने लिए देख रही है। इसके अलावा अपना बिजनेस लोन बुक है उसको रेसिडेंशियल से देके हाई क्वालिटी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा रही है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करिए, अपना एनपीए कम करिए, लगातार एनपीए को नीचे रख रही है। ये सारी बातें कंपनी के लिए मजबूती का सिग्नल दे रही है। सबसे बड़ी बात है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की रेटिंग जो बहुत ही बेहतर है। लॉन्ग टर्म डेट जो इनकी है उसके ऊपर AAA की रेटिंग मिली, और स्टेबल आउटलुक है जिसको क्रिसिल ने रीअफर्म कर दिया, और इंडिया रेटिंग की तरफ से भी रीअफर्म किया गया है। तो AAA की रेटिंग मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म डेट जो लिया हुआ है कमर्शियल पेपर, उसके ऊपर भी A1+ की रेटिंग है, और रीअफर्म कर दिया गया उसको। तो क्लियर है कि रेटिंग बहुत अच्छी है। इससे एक पास में कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, और बाजार का साथ मिलेगा, ये स्टॉक फिर बेहतर करेगा, और काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी समय आपको बच के रहना है बाजार में, ये रिस्क का समय है। बाजार में गिरावट चल रही है, और अच्छे स्टॉक भी नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे में इस समय थोड़ा वेट आपको करना। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।